वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस खास सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं शुरुआत में स्पष्ट कर दूं कि हमारी ये विस्तृत चर्चा बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। जैसे कि बीपीएससी हो गया, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर एग्जाम्स, इन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत क्रूशल है। तो आज का हमारा विषय है बिहार का सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा, जिसे इंग्लिश में हम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की जिसकी आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। जी, जो कि यूरोप के कई बड़े देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। अब सोचिए कि इतने विशाल राज्य की जमीनी स्वास्थ्य व्यवस्था किसी बहुत बड़े अस्पताल नेटवर्क पर नहीं टिकी है। तो फिर किस पर टिकी है? ये टिकी है 90,000 से अधिक महिलाओं की एक ऐसी फौज पर जो गांव-गांव और घर-घर जाके काम करती हैं। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ दवाइयां बांटना नहीं होता। सही कहा। मतलब ये किसी भी राज्य के आर्थिक और मानव विकास की सबसे अहम नींव है। बिना इसके विकास संभव नहीं है। और इसी नींव की गहराई को मापने के लिए आज हम कुछ बेहद प्रामाणिक स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। जी, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के विस्तृत दस्तावेज। इसके अलावा हमारे पास आयुष्मान भारत योजना के ताज़ा आंकड़े हैं, और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का डेटा भी है, जिसे हम आमतौर पर NFHS 5 के नाम से जानते हैं। इसके जमीनी स्वास्थ्य संकेतक हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें तो बिहार के स्वास्थ्य संकेतों की तस्वीर थोड़ी चुनौतीपूर्ण रही है। लेकिन इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों में नीतियों के स्तर पर एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज यही समझना है कि ये कागजी नीतियां जमीन पर आखिर कैसे काम कर रही हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। मतलब सरकारी दावे अपनी जगह है, लेकिन एक आम इंसान के लिए इन सब का क्या अर्थ है? सही बात है। हम उन भारी भरकम आंकड़ों में उलझने से पहले ये समझना चाहेंगे कि जमीनी स्तर पर ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है। क्योंकि अगर हमें किसी मशीन की खामी ढूंढनी है तो पहले ये जानना होगा कि उसके पुर्जे आपस में कैसे जुड़े हैं, है ना? एकदम सही एनालॉजी है। इस मशीन के पुर्जों को समझने के लिए हमें भारत की स्वास्थ्य नीति के फेडरल स्ट्रक्चर को देखना होगा, यानी संघीय ढांचे को, जहां केंद्र और राज्य दोनों की साझा जिम्मेदारी होती है। जी, केंद्र सरकार नीतियां बनाती है और वित्तीय मदद देती है, जबकि राज्य सरकारें उन्हें जमीन पर लागू करती हैं। तो अगर हम बिहार की बात करें तो वहां की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली एक पिरामिड की तरह 3 मुख्य स्तरों में बटी हुई है। इस 3 टियर सिस्टम को स्टूडेंट्स ध्यान से समझें। इस पिरामिड के सबसे निचले और चौड़े हिस्से में उपकेंद्र होते हैं, जिन्हें सब सेंटर्स कहा जाता है। बिहार में ऐसे लगभग 10,900 उपकेंद्र हैं। जी। एक ग्रामीण व्यक्ति के लिए जब भी वो बीमार पड़ता है तो स्वास्थ्य प्रणाली से उसका पहला संपर्क इसी उपकेंद्र पर होता है। इस पूरी व्यवस्था को ना हम एक रिले रेस की तरह देख सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, रिले रेस में पहला धावक बैटन लेकर दौड़ता है। यहाँ वो पहला धावक हमारा उपकेंद्र है। बिल्कुल। और अगर उपकेंद्र नाम का ये पहला धावक कमजोर पड़ जाए या बैटन गिरा दे तो पूरी टीम हार सकती है। जी, मेरा मतलब है कि अगर उपकेंद्र पर बुनियादी प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता तो मरीज को सीधे बड़े अस्पताल भागना पड़ता है, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। इसी को रोकने के लिए रिले रेस का दूसरा धावक आता है, जिसे हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या PHC कहते हैं। एग्जाम के लिए याद रखें, बिहार में ऐसे लगभग 1900 PHC हैं। जब मामला उपकेंद्र का नहीं होता तो मरीज PHC आता है, जहां पर OPD सेवाएं और बुनियादी चिकित्सा उपलब्ध होती है। इसके बाद तीसरा स्तर आता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC, जिनकी संख्या करीब 600 है। और ये CHC रेफरल अस्पताल के रूप में काम करते हैं। जी। और अंत में हर जिले के स्तर पर 38 जिला अस्पताल हैं जो सर्जरी और गंभीर बीमारियों के लिए बने हैं। तो इस पूरी रिले रेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही 2013 में
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM लाया गया था, जिसने 2005 के ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और बाद के शहरी मिशन को एक साथ जोड़ दिया। बिहार में इस पूरे ढांचे को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार चलाती है। कागज पर देखें तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक ढांचा लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत ही व्यावहारिक बात सामने आती है। हम इमारतें खड़ी कर सकते हैं, आधुनिक बेड लगा सकते हैं, महंगी मशीनें भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, पर अगर उन मशीनों को चलाने वाले लोग, मरीज की नब्ज टटोलने वाले डॉक्टर ही ना हो तो क्या होगा? तो ये इमारतें महज ईंट पत्थर के खाली ढांचे बनकर रह जाएंगे, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। जी, क्या केवल बुनियादी ढांचा खड़ा कर देना काफी है? NHM के दस्तावेजों का अध्ययन करने पर यह साफ होता है कि इस मिशन का मूल उद्देश्य सिर्फ इमारतें बनाना नहीं था। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जैसे गंभीर संकेतों को नीचे लाना है, और ये मानव संसाधन के बिना तो असंभव है। बिल्कुल असंभव है। जब हम बिहार के हेल्थ वर्कर्स के आंकड़ों को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी कमी नजर आती है। जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का एक तय मानक है कि प्रति 1000 की आबादी पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। और बिहार में सरकारी डॉक्टरों की ऐतिहासिक कमी रही है। ये डॉक्टर जनसंख्या अनुपात इस अंतर्राष्ट्रीय मानक से काफी नीचे है। लेकिन देखिए, जब इमारतों में डॉक्टर नहीं होते तो बीमारियां तो रुक नहीं जाती ना। यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब राज्य के पास डॉक्टर नहीं थे तो एक वैकल्पिक व्यवस्था का जन्म हुआ। वही 90,000 महिलाओं की फौज जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया था। जी हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि बिहार में 90,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं। आशा यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स। पूरे राज्य की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का भार इन्हीं के कंधों पर है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। डॉक्टरों की भारी कमी के बावजूद सिस्टम ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने रोकथाम और जागरूकता यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का रास्ता चुना। आशा कार्यकर्ता कोई MBBS डॉक्टर तो होती नहीं है। जी नहीं, वे उसी गांव की महिलाएं होती हैं जिन्हें बुनियादी स्वास्थ्य प्रशिक्षण दिया जाता है। उनकी दिनचर्या को समझना इस पूरी व्यवस्था को समझने जैसा है। वे मीलों पैदल चलती हैं, नाव का सहारा लेती हैं और गांव के हर घर का डेटा रखती हैं। गांव में कौन महिला गर्भवती है, किस बच्चे का कौन सा टीका बाकी है, परिवार नियोजन के क्या तरीके अपनाने चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ताओं की होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वे स्वास्थ्य विभाग की आंख और कान हैं। ये बहुत ही जमीनी रणनीति है। लेकिन बीमारी और इलाज का एक दूसरा बहुत ही डरावना पहलू भी है। आप वित्तीय बोझ की बात कर रही हैं ना? जी, इलाज का खर्च। मान लीजिए एक किसान का परिवार है, जब घर का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो क्या होता है? तो सबसे बड़ा डर बीमारी का नहीं बल्कि अस्पताल के बिल का होता है। बिल्कुल, 1-2 लाख रुपए की सर्जरी उस किसान परिवार को अपनी जमीन बेचने पर मजबूर कर सकती है, या उन्हें ऐसे कर्ज के जाल में फंसा सकती है जो पीढ़ियों तक चलता रहे। इसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जब बुनियादी ढांचे की बात हो गई तो अगला कदम ये समझना है कि गरीब परिवारों के लिए इस खर्च को कैसे कम किया जा रहा है। इसी वित्तीय संकट के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए 2018 में आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे एक गेम चेंजर मानते हैं। इस योजना के 2 मुख्य स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। बिहार में कई पुराने उपकेंद्रों और PHC को अपग्रेड करके इन्हें बनाया गया है। यहाँ सिर्फ बीमार होने पर दवा नहीं दी जाती, बल्कि ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों की पहले से स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि बीमारी गंभीर रूप लेने से पहले ही पकड़ में आ जाए। और दूसरा स्तंभ वो बहुचर्चित योजना है जिसका नाम है PM जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक है। स्टूडेंट्स नोट करें कि इसके तहत हर पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। विशेषकर तब जब उन्हें द्वितीयक या तृतीयक स्तर के अस्पताल में भर्ती होना पड़े। और आगे बताते हैं कि बिहार इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। यहाँ 1.2 करोड़ से अधिक परिवार इसके दायरे में आते हैं। 1.2 करोड़ परिवार, ये बहुत बड़ी संख्या है। और वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ
एक और योजना है जिसने बड़े परिणाम दिए हैं। जी, जननी सुरक्षा योजना। NFHS 5 के आंकड़े इस सकारात्मक बदलाव की पुष्टि करते हैं। बिहार में संस्थागत प्रसव यानी अस्पतालों में बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं की दर अब 76% तक पहुंच गई है। कुछ दशक पहले तक अधिकांश प्रसव घरों में ही होते थे, जो बहुत असुरक्षित थे। जननी सुरक्षा योजना ने इस संस्कृति को बदला है, क्योंकि ये महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के लिए नकद राशि देती है। लेकिन यहाँ थोड़ा रुककर हमें इन आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करना जरूरी है। बिल्कुल, 76% महिलाएं अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव करा रही हैं और करोड़ों परिवारों के पास बीमा कार्ड है। कागज पर ये आंकड़े कह रहे हैं कि सब ठीक हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? यही मेरा सवाल है। क्या सिर्फ एक इंश्योरेंस कार्ड बन जाने से ये गारंटी मिल जाती है कि लोगों का स्वास्थ्य सच में सुधर रहा है? बीमा हमें अस्पताल के लाखों के बिल से तो बचा लेता है, जो कि बहुत जरूरी भी है। लेकिन क्या वो हमें बीमार पड़ने से रोक सकता है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। बीमा योजनाएं जेब से होने वाले खर्च से बचाती हैं, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ का पूर्ण समाधान नहीं है। जी, एक स्वस्थ समाज का निर्माण केवल बीमार पड़ने के बाद मुफ्त इलाज देने से नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग आखिर बीमार पड़ी क्यों रहे। और जब हम NFHS 5 के वास्तविक स्वास्थ्य संकेतों पर नजर डालते हैं, तो एक बेहद गंभीर वास्तविकता सामने आती है। तो चलिए इन दावों के पीछे की वास्तविकता की जांच करते हैं। हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो यानी MMR के आंकड़े हैं, जिसे हम मातृ मृत्यु दर कहते हैं। ये दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मापी जाती है। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि भारत का राष्ट्रीय औसत 97 पर आ चुका है, लेकिन बिहार में यह आंकड़ा अभी भी लगभग 118 है। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे को जन्म देते समय अभी भी बहुत सी महिलाओं की जान जा रही है। और ऐसा अस्पताल में प्रसव होने के बावजूद हो रहा है। इसके मुख्य कारणों को समझना होगा। ये मौतें मुख्य रूप से अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण और कुपोषण के कारण होती हैं। जी, अस्पताल पहुंचना एक बात है, लेकिन अगर महिला के शरीर में खून की भारी कमी है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, तो प्रसव के दौरान होने वाले रक्तस्राव को झेलने की ताकत उसके शरीर में नहीं होती। इसी तरह शिशु मृत्यु दर यानी IMR बिहार में 38 है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत सिर्फ 28 है। IMR ये मापता है कि 1000 जीवित जन्मों पर 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। शिशु मृत्यु दर का सीधा संबंध जन्म के समय बच्चे के कमजोर होने से है। इन दोनों आंकड़ों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें परिवार नियोजन और पोषण के आंकड़ों को एक साथ जोड़कर देखना होगा। बिल्कुल। बिहार की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.98 है। इसका अर्थ है कि औसतन एक महिला अपने जीवन काल में लगभग 3 बच्चों को जन्म दे रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 2.0 पर आ चुकी है, जिसे रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। जब प्रजनन दर इतनी उच्च होती है तो इसका सीधा असर 2 बच्चों के जन्म के बीच के अंतर पर पड़ता है। हाँ, और जब 2 बच्चों के जन्म के बीच पर्याप्त समय नहीं होता तो सबसे गहरा प्रहार पोषण पर होता है। NFHS 5 के कुपोषण संबंधी आंकड़े वाकई बहुत विचलित करने वाले हैं। स्टूडेंट्स इन प्रतिशत को नोट करें। बिहार में 42.9% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। 41% बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, जिसे हम अंडरवेट कहते हैं। और 22% बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी लंबाई के अनुपात में उनका वजन बेहद कम है। इन आंकड़ों के पीछे के जैविक तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। ये सब कुपोषण और उच्च प्रजनन दर के एक भयानक दुष्चक्र की तरह काम करता है। बिल्कुल। उच्च TFR का मतलब है कि एक महिला कम उम्र में और कम अंतराल पर बच्चों को जन्म दे रही है। जब 2 गर्भाधारण के बीच पर्याप्त समय नहीं मिलता तो माँ के शरीर को रिकवर होने का मौका नहीं मिलता। वह कमजोर और एनेमिक हो जाती है। और जब एक कुपोषित माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जन्म से ही कमजोर होता है। और यहीं से स्टंटिंग की शुरुआत होती है। स्टंटिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चे की लंबाई कम रह गई है। लंबाई कम होना तो सिर्फ बाहर से दिखने वाला एक लक्षण है।
स्टंटिंग का असली मतलब है कि कुपोषण के कारण उस बच्चे के मस्तिष्क का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। जरा सोचिए, एक कक्षा में बैठे लगभग आधे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही से नहीं हो पाया है। जब ये पीढ़ी बड़ी होगी तो क्या वे राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना पूरा योगदान दे पाएंगे? यही वो दुष्चक्र है जिसे तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। कमजोर बच्चा बीमारियों से लड़ नहीं पाता, जिससे शिशु मृत्यु दर बढ़ती है। और क्योंकि आईएमआर अधिक है, इसलिए परिवार इस डर से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि पता नहीं कितने बच्चे जीवित बचेंगे, जिससे प्रजनन दर फिर से बढ़ जाती है। इन बुनियादी समस्याओं का समाधान किए बिना अस्पताल बनाने से काम नहीं चलेगा। ये वास्तविकता बहुत गंभीर है। एक तरफ हमारे पास 76% संस्थागत प्रसव और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं हैं, और दूसरी तरफ 42.9% स्टंटिंग का कड़वा सच है। इस गहरी खाई के बीच सवाल ये उठता है कि भविष्य का रास्ता क्या है? इन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहला और ठोस बचाव का तरीका है टीकाकरण। भारत यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। इसके जरिए पोलियो, खसरा, डिप्थेरिया और टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों के टीके बच्चों को मुफ्त लगाए जाते हैं। कुपोषित बच्चों के लिए संक्रमण बहुत खतरनाक होता है, इसलिए टीकाकरण उनकी पहली ढाल है। बिहार में ऐसे कई जिले हैं जहां टीकाकरण कम है। वहां सरकार मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से विशेष अभियान चला रही है, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी कोई बच्चा छूट न जाए। टीकाकरण के अलावा दस्तावेजों में भविष्य की नीतियों के तहत एक और चीज पर जोर दिया गया है। आप डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। योजना यह है कि तकनीक का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया जाए। टेलीमेडिसिन का बुनियादी विचार ये है कि ग्रामीण इलाकों के मरीज जहां विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होते, वो वीडियो कॉल के जरिए बड़े डॉक्टरों से जुड़ सकें। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को आंशिक रूप से हल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां लगभग 43% बच्चे स्टंटिंग के शिकार हैं। जी, जमीनी चुनौतियां तो हैं। बुनियादी ढांचा और साफ पानी जैसी समस्याएं जमीन पर मौजूद हैं। ऐसे में क्या टेलीमेडिसिन सच में व्यावहारिक समाधान है या सिर्फ एक फैंसी शब्द है? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है। देखिए, कोई भी तकनीक भोजन या बुनियादी स्वच्छता का विकल्प नहीं बन सकती। तो फिर एक कुपोषित परिवार को स्मार्टफोन या वीडियो कॉल से क्या फायदा होगा? टेलीमेडिसिन को मरीज के हाथ में पकड़ाए जाने वाले स्मार्टफोन के रूप में देखना पूरी तरह सही नहीं है। तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए? इससे उस 90,000 आशा कार्यकर्ताओं और उपकेंद्रों की नर्सों के नजरिए से देखिए। अच्छा, मतलब ये उनके काम में मदद के लिए है? जी, जब कोई आशा कार्यकर्ता किसी दूरस्थ गांव में एक बेहद जटिल प्रसव का सामना कर रही होती है, तो टेलीमेडिसिन जीवन रक्षक बन जाता है। वो एक टैबलेट के जरिए तुरंत पटना के किसी वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर से जुड़ सकती है। बिल्कुल। विशेषज्ञ डॉक्टर उस नर्स का मार्गदर्शन कर सकते हैं कि अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए तुरंत क्या कदम उठाने हैं। समझ गई। मतलब ये तकनीक जमीनी कार्यकर्ताओं की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि उस समय उन्हें विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए है जब वे अकेली पड़ जाती हैं। जी, ये उस डॉक्टर जनसंख्या अनुपात की खाई पर एक तकनीकी पुल बनाने का प्रयास है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक नजरिया है। अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का काफी विस्तार किया है। लाखों लोगों को कर्ज के जाल में फंसने से बचाया गया है और अस्पतालों के दरवाजे गरीबों के लिए खोले गए हैं। लेकिन साथ ही ये भी उतना ही सच है कि मातृ स्वास्थ्य, बाल पोषण और बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर अभी एक लंबा रास्ता तय करना है।
बिल्कुल। एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सिर्फ बीमारों का इलाज करने की व्यवस्था नहीं है। बल्कि ये बिहार के भविष्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की वास्तविक नींव है। और आज की चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। वो क्या है? जैसे जैसे हम डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन की ओर बढ़ रहे हैं, क्या भविष्य में तकनीक दूर दराज के इलाकों में पारंपरिक अस्पतालों की जगह ले लेगी? या फिर उन 90,000 आशा कार्यकर्ताओं का मानवीय स्पर्श हमेशा तकनीक से एक कदम आगे रहेगा? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या तकनीक उस जमीनी जुड़ाव की बराबरी कर सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। और जाने से पहले स्टूडेंट्स को मेरी सलाह है कि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से इन सभी डेटा पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। जी, क्योंकि परीक्षा के लिए ये सब बहुत जरूरी है। हमारी ये लेक्चर सीरीज अगले सेशन में भी जारी रहेगी। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण करते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी मजबूत रखें। बिहार मैटर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।